गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वामी दयानंद सरस्वती के इस ई लेक्चर पार्ट 4 और अंतिम पार्ट में आप सभी का स्वागत है। शुरू के वीडियोस में पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के आरंभिक जीवन, उनके धार्मिक विचार, उनके सामाजिक और शिक्षा संबंधी विचारों पर बात की, अध्ययन किया। और इस वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। यद्यपि स्वामी दयानंद ने ना तो अपने युग की राजनीति में प्रत्यक्ष भाग लिया, न अपने विचार किसी राजनीतिक चिंतक के रूप में किसी विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किए, परंतु उन्होंने अपने युग की समस्याओं और स्थितियों पर अपने विचार अवश्य व्यक्त किए। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जैसे धार्मिक ग्रंथ में एक अध्याय राजनीति या राजधर्म पर लिखा। उनके राजनीतिक विचारों में वे वैदिक राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था, मनुस्मृति तथा कौटिल्य के विचारों से प्रभावित थे। आइए हम उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करें। उनके राजनीतिक विचारों में सबसे पहला विचार है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। स्वामी दयानंद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा गौरव को पूर्ण सम्मान दिया और इस बात की हिमायत की कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, परंतु वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे, स्वच्छंदता के लिए नहीं। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन किया, पर सार्वजनिक हित की मर्यादाओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये माना कि समाज और राज्य द्वारा लगाए गए विवेकपूर्ण प्रतिबंधों को माना जाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तो उपलब्ध हो, मिले, परंतु वह अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत उसका उपभोग करे। ये नहीं है कि आपको जो भी स्वतंत्रता प्राप्त हो वो बिना मर्यादाओं या बिना राज्य और या समाज के नियंत्रणों के हो। तो इसलिए पहली चीज थी, उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। दूसरी चीज है समानता का समर्थन। स्वामी दयानंद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति की समानता का भी समर्थन किया। उन्होंने जन्म आधारित जाति व्यवस्था का तीव्र खंडन किया, जो व्यक्ति के बीच अन्यायपूर्ण असमानताएं उत्पन्न करती है। उन्होंने गुण कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, जो अन्य व्यक्तियों पर कुछ व्यक्तियों के विशेषाधिकार की व्यवस्था नहीं है। ये शुद्ध रूप से सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय चुनने का समान अधिकार देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो पहली चीज, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, परंतु जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि गुण और कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होना चाहिए। दूसरी चीज थी, उन्होंने तथाकथित श्रेष्ठ वर्णों के पुरुषों के समान ही स्त्रियों और शूद्रों को वेदाध्ययन का जो अधिकार था वो दिया। यानी वेदों के अध्ययन का अधिकार श्रेष्ठ वर्ण के पुरुषों के साथ ही साथ स्त्रियों और शूद्रों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने ये माना कि लिंग, जाति, जन्म, धर्म या संपत्ति के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो तीसरी समानता की बात उन्होंने ये भी कही कि पुरुष या स्त्री के बीच में जो निम्न आधार है, लिंग, जाति, जन्म और धर्म और संपत्ति, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने और जो आर्य समाज नामक संस्था का निर्माण किया, उसमें भी सभी प्रकार के जो स्त्री पुरुष उसके सदस्य थे उनको समान स्तर का माना। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति को समझना चाहिए। तो दूसरी चीज थी कि उन्होंने समानता का समर्थन किया। तीसरी चीज जो उनकी राजनीतिक विचारों में थी वो थी निरंकुश तंत्र का विरोध और मर्यादित सत्ता की सिद्धांत का समर्थन। स्वामी दयानंद ने निरंकुश एवं अमर्यादित सत्ता को विनाश का कारण माना और उसका विरोध किया, और ये भी कहा कि चाहे वो निरंकुश सत्ता राजा की हो या जन समुदाय की, दोनों ही प्रकार की जो निरंकुश तंत्र है वो गलत है। उन्होंने राजा या सभा
सभा मतलब जो प्रजा का रिप्रेजेंटेशन है, सभा, उनमें से किसी की भी पूर्ण सत्ता को स्वीकार नहीं किया और इस रूप में उन्होंने हर तरह के निरंकुश तंत्र का विरोध किया। उन्होंने सत्ता के मर्यादित सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि सत्ता में राजा या सभा जो भी है उनका उचित भागीदारी होनी चाहिए और दोनों की सहमति से ही शासन संपन्न होना चाहिए। तो तीसरी चीज थी निरंकुश तंत्र का विरोध किया। निरंकुश तंत्र का विरोध आप देखते हैं व्यक्तिगत स्तर पर भी किया। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी मर्यादा में ही माना और उसी प्रकार राजा हो या प्रजा, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, उन्होंने दोनों को ही मर्यादित सत्ता के रूप में देखा। उनके राजनीतिक विचारों में अगला विचार है लोकतंत्र का समर्थन। दयानंद के लोकतंत्र संबंधी विचारों पर पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का कोई प्रभाव नहीं। यहाँ भी उनके विचारों का मूल स्रोत और आधार वैदिक राजनीतिक दर्शन एवं प्राचीन भारत की राजनीतिक परंपराएं। उनके जो लोकतंत्र संबंधी विचारों में पश्चिमी लोकतंत्र के जो आधारभूत तत्व हैं, वयस्क मताधिकार, निर्वाचन, दलीय व्यवस्था आदि का उल्लेख नहीं है। उनकी लोकतंत्र संबंधी धारणा में जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार। पहला, उन्होंने राजपद का समर्थन किया किंतु वंशानुगत राजपद व सर्व शक्ति संपन्न राजा की धारणा को अस्वीकार किया। वस्तुतः उन्होंने राजतंत्र का संयोग गणतंत्र से किया जो उनकी दृष्टि से वेद परंपरा के अनुरूप है। यानी कि पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि उन्होंने राजतंत्र का तो समर्थन किया पर वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन नहीं किया और ना ही उन्होंने निरंकुश या सर्वशक्ति संपन्न राजा की धारणा को मान्यता दी। जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में भी मर्यादाओं की बात करते हैं, वो राजा की सत्ता के संदर्भ में भी मर्यादा की बात करते हैं। वो निरंकुश या सर्वशक्ति संपन्न राजा की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। दूसरी चीज, उन्होंने राजा को मूलतः सभाध्यक्ष कहा। स्वामी दयानंद ने बताया कि सभा को अपने में से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति को अपना राजा अथवा सभाध्यक्ष चुनना चाहिए। उन्होंने निर्वाचित राजतंत्र के साथ सीमित सत्ता वाले राजतंत्र का समर्थन किया। तो फिर से दूसरी बात है कि उन्होंने ये कहा कि जो सभा है जो कि प्रजा का रिप्रेजेंटेशन करती है, उस सभा को ही अपने में से जो सबसे योग्य है उसको सभाध्यक्ष या राजा के रूप में चुनने का अधिकार है और यहाँ पर वो निर्वाचित राजतंत्र की बात करते हैं। साथ ही सीमित सत्ता वाले राजतंत्र अर्थात एक ऐसा राजतंत्र जो निरंकुश ना हो बल्कि वो कई प्रकार के जो नियंत्रणों से वो नियंत्रित हो रहा हो, ऐसे सीमित राजतंत्र का उन्होंने समर्थन किया। तीसरी चीज, उन्होंने सत्ता के प्रयोग में राजा, जो सभा तथा प्रजा तीनों की पारस्परिक अधीनता और सहयोग को स्वीकारा कि ऐसा नहीं है कि राजा इंडिपेंडेंटली अपना कोई काम करे या प्रजा करे या सभा करे, तीनों को एक दूसरे के साथ सहयोग करके इस शासन के कार्य को आगे बढ़ाना है। फिर इसके अलावा स्वामी दयानंद ने प्रजा को भी अधिकारों को स्वीकार किया और ये कहा कि अगर अधर्म युक्त या अविवेकपूर्ण कानून बनाया जाता है तो ऐसे कानून को जनता उसकी अवज्ञा कर सकती है। यहाँ पर दरअसल उन्होंने शांतिपूर्ण अवज्ञा का अधिकार जनता को दिया है। उनके इस विचार ने महात्मा गांधी से पूर्व ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी लोकतांत्रिक अवधारणा की मानसिक पृष्ठभूमि को तैयार किया। यानी कि उन्होंने ये लोगों को अधिकार दिया कि अगर राजा अविवेकपूर्ण या ऐसा अधर्म युक्त कानून बनाता है तो उसकी अवज्ञा करने का अधिकार जनता को है। आगे चल के जब राजनीतिक आंदोलन बढ़ा तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा में इसी प्रकार की बात कही थी, लेकिन दयानंद सरस्वती ने काफी पहले इस बात को रखा। उसके अलावा उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को भी स्वीकारा और विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना पे बल दिया। यहाँ पर भी ऐसा लगता है जैसे फ्रांसीसी क्रांति के जो मूलभूत नारे थे, 3 प्रमुख बातें थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हालांकि उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र से कुछ लिया नहीं था, परंतु उनके इन विचारों का साम्य हमें नजर आता है।
दयानंद सरस्वती ने ग्रामीण प्रशासन के रूप में सत्ता के विकेंद्रीकरण को भी स्वीकारा। जैसा आगे चल के महात्मा गांधी ने भी ग्राम जो स्वराज की और ग्रामीण विकेंद्रीकरण, शासन के विकेंद्रीकरण की बात की थी, वो यहाँ पर भी हमको नजर आती है। उन्होंने प्रजाहित को साध्य और राज्य को साधन माना। इस रूप में दयानंद की राजनीतिक विचारधारा में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता तथा प्रजाहित के तत्व के वो तत्व मौजूद है जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को स्वीकार किया। उन्होंने जबकि बहुत सारे उस समय हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा भी थी, लेकिन उन्होंने राज्य के जिस स्वरूप को स्वीकार किया वो था लोक कल्याणकारी। स्वामी दयानंद ने लोकतंत्र का आधार बहुसंख्यक के सिद्धांत को नहीं बल्कि सबके हित को प्राथमिकता देने वाला माना, और इसीलिए उन्होंने सर्वहितकारी नियम तथा सर्वहितकारी कार्य को अपनी राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य स्वीकार किया। बाद में महात्मा गांधी ने भी सर्वहित की धारणा को अपने चिंतन में स्थान दिया और इसी आधार पर उन्होंने राम राज्य और सर्वोदय के विचार को रखा था। लेकिन दयानंद सरस्वती ने इस समय ही ये दोनों बातें कही। तीसरी चीज जो है वो है, दूसरी चीज इसमें राज्य के उन्होंने जो अगला राजनीतिक विचार दिया वो था राज्य के शासन तंत्र का संगठन। स्वामी दयानंद ने राज्य के शासन तंत्र के संगठन के प्रसंग में राजा, 3 प्रकार की सभाएं और मंत्री परिषद का उल्लेख किया। राजा का पद बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि वो निर्वाचित हो, उसकी सत्ता सभा तथा प्रजा के अधीन हो और वो किसी भी प्रकार से निरंकुश नहीं होना चाहिए। उन्होंने राजा को सभापति के रूप में संबोधित किया। दूसरी चीज जो है वो है, उन्होंने 3 संस्थाओं का उल्लेख किया स्वामी दयानंद ने, राज्यसभा, धर्म सभा और विद्या सभा, और उन्होंने ये बताया कि इन तीनों संस्थाओं को जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। पहली थी राज्यसभा, जो कि व्यवस्थापिका के समकक्ष थी और इसकी सदस्यता के लिए केवल मात्र श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्तियों को ही अधिकार दिया गया। दूसरा, राज्यसभा को धर्म सभा के अधीन कार्य करना होता था। दूसरी सभा थी धर्म सभा, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रजा का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना और उनके नैतिक चरित्र का उत्थान करना। राज्य की जो तीसरी प्रमुख संस्था थी वो थी विद्या सभा, जिसके सदस्य ऐसी विशिष्ट विद्वानों के द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं जो विभिन्न विद्याओं में पारंगत है। इस संस्था का प्रमुख कार्य शिक्षा का प्रचार और प्रसार था। स्वामी दयानंद ने मंत्री परिषद को भी पर्याप्त महत्व दिया और इसको एक प्रकार से राज्य की कार्यपालिका कहा। उन्होंने मंत्री परिषद में करीबन 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान बताया और जिसको ये कार्य था कि वो राजा को रक्षा में, युद्ध, संधि और शांति व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण मामलों में विचार विमर्श या अपनी राय देगा। तो इस प्रकार उनका अगला राजनीतिक विचार था राज्य के शासन तंत्र का संगठन। इस प्रकार से उन्होंने 3 चीजों की बात की, एक तो राजा की जो कि सभापति है, दूसरी उन्होंने 3 संस्थाओं का उल्लेख किया, राज्यसभा, धर्म सभा और विद्या सभा, और तीसरी मंत्री परिषद की बात उन्होंने कही जो कि एक प्रकार की कार्यपालिका थी। और अब आते हैं हम उनके अगले राजनीतिक विचार, प्रशासन का विकेंद्रीकरण तथा ग्राम प्रशासन। स्वामी दयानंद ने राज्य के प्रशासन की आधारभूत इकाई ग्राम को स्वीकारा। उन्होंने केंद्रीय प्रशासन एवं ग्रामों के बीच सावयवी एवं अभिन्न प्रशासनिक संबंध का समर्थन किया। सावयवी का अर्थ है जो ऑर्गेनिक थियरी है राज्य की, जिसका मतलब होता है कि जो जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग आपस में सहयोग करते हैं तभी शरीर सही रूप में चलता है, उसी प्रकार राज्य जो है वो उसमें जो उसका प्रशासन है या उसके जो विभिन्न अंग हैं वो कई ग्राम और राज्य उनसे मिलकर बनता है। तो इस रूप में उन्होंने प्रशासन एवं ग्रामों के बीच में एक सावयवी एवं अभिन्न प्रशासनिक संबंध का समर्थन किया। उन्होंने संपूर्ण ग्रामीण प्रशासन के बारे में ये प्रमुख विचार व्यक्त किए और जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रत्येक गांव में एक प्रधान
फिर 10 गांव में 20, 100, 1000, 10,000 और 1,00,000 गांवों पर ऐसे प्रधान या मुखिया जैसे अधिकारी होंगे और इस प्रकार उन्होंने कुल 7 अधिकारियों की परिकल्पना की। उसके अलावा स्वामी दयानंद के अनुसार ग्रामीण प्रशासन की समस्त इकाइयां, जितनी भी इकाइयां थी 1 से लेकर और 1,00,000 तक की, उनमें एक श्रृंखला से वो बंधी होंगी और इस प्रशासन का निम्न अधिकारी अपने उच्च अधिकारी को समस्त सूचनाएं प्रेषित करेगा। ग्रामीण प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राज्यसभा का सदस्य होगा और वो राज्यसभा तथा राजा को संपूर्ण ग्रामीण प्रशासन की वस्तु स्थिति की जानकारी देगा। धन्यवाद।